नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही चर्चित मुद्दे पर बात करेंगे। दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में 9 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई है। इसी के मुद्दे को आज हम चर्चा के रूप में ले रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के क्या कुछ प्रोविजंस हैं और वर्तमान में किस व्यवस्था के अनुसार उनकी नियुक्ति की जाती है और इससे जुड़े हुए क्या कुछ मुद्दे हैं, इन पर हम बात करेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर अच्छे से विचार विमर्श करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि आज की चर्चा के क्या कुछ डायमेंशंस निकल कर सामने आते हैं। डायमेंशंस की बात करें तो सबसे पहले जो है वो है क्या है खबर, यानी खबर के माध्यम से हम समझेंगे कि चर्चा में किन मुद्दों पर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा हम बात करेंगे संवैधानिक प्रावधान की कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए गए हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। इसके बाद हम कॉलेजियम व्यवस्था और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, क्योंकि जजों की नियुक्ति के कॉन्टेक्स्ट में कॉलेजियम व्यवस्था बहुत ही चर्चित रहती है। इस व्यवस्था की क्या इतिहास रहे हैं, इसमें क्या कुछ बातें सामने देखने को मिलेंगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। आगे हम जजों की नियुक्ति से जुड़ी हुई क्या कुछ चुनौतियां हैं, क्या कुछ चैलेंजेज हैं, इनके बारे में समझेंगे और इससे जुड़े हुए क्या कुछ अपेक्षित समाधान हो सकते हैं, इस पर हम हल्की चर्चा करेंगे। और सबसे अंत में आज की पूरी डिस्कशन पर आधारित एक सवाल रहेगा। तो आइए देखते हैं खबर है क्या। खबर, जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया ही कि 9 जजों की नियुक्ति की गई है, उनको शपथ दिलाई गई है। कहाँ के 9 जज? तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में। उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज की हमारी चर्चा टिकी रहेगी। कि पहली बात तो यह है कि 9 जजेस की जो नियुक्ति की गई है, शपथ जो दिलाई गई है, यह एक तरीके से बहुत ही आमूल चूल बताया जा रहा है कि एक साथ 9 जजों की नियुक्ति की गई है सुप्रीम कोर्ट में, है ना। तो इस मुद्दे पर हम आज जिस हिसाब से बात करेंगे उस पर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की। यहाँ पर 2 प्रावधानों का जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 124(2) और अनुच्छेद 217(1). जहाँ तक बात है अनुच्छेद 124(2) की, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रोविजन प्रावधान किया गया है। यहाँ पर 217(1) की जो बात है, इसमें हाईकोर्ट के यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर चर्चा मिलती है। लेकिन आज का जो हमारा डिस्कशन है वो डिपेंडेंट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए हम इस पर आज बात करेंगे। तो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से परामर्श लेकर के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किनसे परामर्श लिया जाता है? तो इस अनुच्छेद के अनुसार कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश से राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं जिनसे वो अपेक्षित समझें, जिनसे वो परामर्श लेना उचित समझे। इसी के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इस बात की चर्चा किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 124(2) में की गई है। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका जो परामर्श होता है, उनका जो कंसल्टेशन होता है, इस नियुक्ति में बहुत ही अहम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उनसे परामर्श लेना आवश्यक होता है। ठीक है, तो CJI का परामर्श जो है वो बहुत ही जरूरी होता है। किनकी नियुक्ति में? सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति में CJI परामर्श देता है। ये एक महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है अनुच्छेद 124(2) में। आगे हम बात करें तो ये है कि आखिर CJI की नियुक्ति को लेकर के क्या कुछ प्रोविजन है। जब CJI अन्य जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति में तो परामर्श देते हैं, लेकिन CJI की नियुक्ति को लेकर के क्या कुछ बातें कही गई हैं। तो यहाँ पर अहम यह है कि जो संविधान है, भारत के संविधान में CJI की नियुक्ति के कॉन्टेक्स्ट में बहुत विस्तार से स्पष्ट नहीं किया गया है। आर्टिकल 124(2) में भी उनके बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ भी विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है। तो उनके कॉन्टेक्स्ट में यदि हम कहें तो परंपरागत तौर पर जो एक कन्वेंशन है उसके आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर जो भी सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें CJI के तौर पर नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में जो व्यवस्था है उसकी बात करें तो उसमें MOP यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्योर के आधार पर CJI की नियुक्ति की जाती है।
इस प्रोसीड्योर की बात करें तो इसमें मैंने एक खाका खींचा है, उसके आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। होता यह है कि जो मिनिस्टर ऑफ लॉ होते हैं यानी विधि मंत्री, वो सेवानिवृत्त होने वाले जो सीजेआई होते हैं उनसे रिकमेंडेशन मांगते हैं कि आप बताइए कि सीनियर मोस्ट जज के तौर पर किसे आप अपना रिकमेंडेशन देते हैं। यदि वो रिकमेंडेशन देने में उनको कुछ हिचकिचाहट होती है, कुछ उनको डाउट होता है, तो फिर अन्य जजेस से परामर्श लिया जाता है। लेकिन जब वो रिकमेंडेशन दे देते हैं कि हाँ अमुक व्यक्ति को, जो भी सीनियर मोस्ट जज हैं उनको नियुक्ति की जानी चाहिए, तो फिर विधि मंत्री उस मामले को, उस व्यक्ति के नाम को आगे प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री तक वो आगे भेजते हैं। देन प्रधानमंत्री क्या करते हैं, फिर राष्ट्रपति को उस व्यक्ति के नाम का सुझाव देते हैं कि इनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। तो ये जो व्यवस्था होती है, ये व्यवस्था अपनाई जाती है किसमें, सीजेआई की नियुक्ति में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के सर्वोच्च जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब हम बात करते हैं कॉलेजियम व्यवस्था की, जिसके माध्यम से वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है और हाई कोर्ट के स्तर पर भी, हाई कोर्ट का भी एक कॉलेजियम होता है, वहाँ पर भी जजों की नियुक्ति में उस व्यवस्था का पालन किया जाता है। कॉलेजियम व्यवस्था के स्पष्ट तरीके से जानने के बारे में हमें यह देखना होगा कि इसका उल्लेख संविधान में है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। दूसरी बात क्या है, दूसरा ये है कि इसे किसी कानून के द्वारा भी निर्मित नहीं किया गया है, यानी कि भारत की जो संसद है, उस संसद के किसी अधिनियम के द्वारा कॉलेजियम व्यवस्था स्थापित नहीं की गई है। तो आखिर यह व्यवस्था आई कहाँ से, इसके बारे में क्यों इस तरीके से चर्चाएं चलती रहती हैं, और यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति में कितनी महत्वपूर्ण हुई है, कितनी महत्वपूर्ण साबित हुई है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो है क्या कि परामर्श जो एक शब्द है, उसको लेकर के न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में अक्सर खींचतान रहता है कि आखिर परामर्श के मामले में किसे कितना महत्व दिया जाए, न्यायपालिका को महत्व दिया जाए या फिर कार्यपालिका अपने स्तर से ही जजों की नियुक्ति कर ले, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेना कितना उचित है, नहीं उचित है। यह पूरा का पूरा मामला बहुत ही उलझा हुआ है। तो आइए एक एक करके इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा कि 1973 में एक जो स्थिति सामने आई थी वो क्या थी। 1973 में हुआ क्या कि उससे पहले 1973 के पहले क्या होता था कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में वरिष्ठता को महत्व दिया जाता था, यानी कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होते थे उन्हें सीजेआई के तौर पर नियुक्त कर दिया जाता था। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार वाद में जब सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया, उस निर्णय के बाद स्थिति कुछ बदल सी गई। उसमें हुआ क्या कि 7:6 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था। चूंकि 13 जजों की पीठ बैठी थी, उस पीठ में 7 जजों ने अंतिम रूप से फैसला सुनाया था और 6 जज इसके विरोध में थे। जो 6 जज विरोध में थे उन्हीं में से एक थे A.N. रॉय। उनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया इस फैसले के तुरंत बाद, है ना। उस दौरान मिस्टर S.M. सिकरी भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। कब? 1973 के दौरान, ठीक है। S.M. सिकरी ये सेवानिवृत्त होने ही वाले थे। इस फैसले के बाद ये सेवानिवृत्त होने ही वाले थे। लेकिन जब 6 जजों ने इसके पक्ष में वोट नहीं किया था, इसके पक्ष में अपनी बातें नहीं कही थी, तो चूंकि भारत सरकार ने इस पूरे मामले में अपनी हार समझी थी, तो भारत सरकार ने क्या किया कि मिस्टर A.N. रॉय को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त कर दिया। ये A.N. रॉय इन्हीं 6 जजों में से एक थे, ठीक है ना। तो अब आप समझ सकते हैं कि चूंकि ये 6 जज पूरे फैसले के विरोध में थे और भारत सरकार ने भी इस पूरे फैसले को अपने विरोध में समझा था। क्यों समझा था? क्योंकि इस फैसले में ही सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था, आधारभूत ढांचे की अवधारणा पेश की थी, ठीक है ना। तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि 26 अप्रैल 1973 को जब A.N. रॉय को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, उसके बाद बाजी पलट सी गई, क्योंकि इनसे पहले भी 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश थे जो कि मुख्य न्यायाधीश बनने की दौर में थे। ओके,
तो ऐसी स्थिति में अब ये सामने आ गया कि भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को अपने हिसाब से मुख्य न्यायाधीश बना सकती है, उसमें वरिष्ठता का कोई सवाल रहा ही नहीं। इसके बाद से जो है खींचतान और आगे बढ़ गई और इसी के बाद 3 जजेस केस की चर्चा की जाती है। उन्हीं 3 जजेस केस के माध्यम से कॉलेजियम व्यवस्था निकलकर सामने आती है। तो आइए देखते हैं 3 जजेस केस में क्या कुछ बातें कही गई थी, ये केस कब कब हुए थे और इनमें क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे। तो 3 जजेस केस में पहला जो केस था वो 1981 का केस था, जिसमें एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में बातें कही गई थी। उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि सीजेआई की सहमति अनिवार्य नहीं है, ठीक है ना, यानी सीजेआई की सहमति जरूरी नहीं है किसी भी जज की नियुक्ति और उसके स्थानांतरण के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, इस वाद में ये बात कही गई। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1998 में एक और मामला आया। ये फर्स्ट जज केस हुआ, ये होता है, इसे माना जाता है सेकंड जज केस। ये कौन सा मामला था? ये था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ। इस मामले में क्या हुआ? इस मामले में ये निर्णय आया कि सीजेआई 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ परामर्श कर सकते हैं। किस मामले में? जजों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण के मामले में। ओके, और इसी केस में कौन सी व्यवस्था इवॉल्व की गई? वो व्यवस्था थी कॉलेजियम व्यवस्था, ठीक है, कॉलेजियम व्यवस्था यानी निर्वाचक मंडल। इस कॉलेजियम व्यवस्था में कौन होंगे? तो सीजेआई प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ये इन न्यायाधीशों से परामर्श करके जजों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पर ये तो हो गया, लेकिन अब एक और उलझन सामने आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सीजेआई हैं वो केवल नाम का ही इन दोनों न्यायाधीशों से परामर्श लेते हैं। ये भी हो सकता है कि सीजेआई केवल अपने ही मन मुताबिक निर्णय ले लें। एक उलझन, एक अस्पष्टता वाली स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही थी। इसी मामले में आगे 1998 में क्या हुआ कि राष्ट्रपति ने, जो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे विषय पर एक सलाह मांगी कि जो कंसल्टेशन है, जो परामर्श की बात की गई है, उसको आप स्पष्ट कीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो उस मामले में इसे कोई केस नहीं था, लेकिन यह एक रेफरेंस के तौर पर, एक परामर्श के तौर पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी। किस आधार पर? तो आर्टिकल 143 के आधार पर, क्योंकि आर्टिकल 143 143 जो अनुच्छेद है, उसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विधि के विषय पर सलाह मांग सकते हैं, और उसी अधिकार के माध्यम से इन्होंने सलाह मांगी कि जो परामर्श या कंसल्टेशन की बात की जा रही है उसको आप स्पष्ट कीजिए, है ना। तो उसमें क्या किया गया? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, वो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ परामर्श करके जजों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण के बारे में अपनी सहमति बताएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ठीक से लिख देता हूँ। ओके, सीजेआई 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करके जजों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण के बारे में अपनी सहमति देंगे। इस तरीके से इनका ओपिनियन स्पष्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से 3 जजेस केस जो है चर्चा में आया। और जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि 1993 में जो सेकंड जज केस था, उसी में कॉलेजियम व्यवस्था सामने आई थी। वर्तमान में इसी कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया जाता है किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति में और उनके स्थानांतरण के प्रक्रिया में। और हाईकोर्ट के स्तर पर भी, हाईकोर्ट के जो कॉलेजियम होती है, वो हाईकोर्ट के स्तर पर जजों की नियुक्ति में उस व्यवस्था को अपनाती है। अब जबकि 2014 में एनडीए सरकार सत्ता में आई, तो उन्होंने क्या किया? एनजेएसी, इसके बारे में एक विचार दिया। एनजेएसी मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात कही गई।
और 99वें संविधान संशोधन के द्वारा इस आयोग को स्थापित किया गया। और ये सरकार ने कहा कि अब हम जजों की नियुक्ति में, न्यायिक नियुक्तियों में इस आयोग का सहारा लेंगे, इस आयोग के माध्यम से हम नियुक्ति प्रक्रिया अपनाएंगे। लेकिन 2015 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कमीशन को खारिज कर दिया, इस कमीशन को असंवैधानिक बता दिया। ओके, इसे कहा कि यह जो कमीशन है यह असंवैधानिक है, यह स्वतंत्र न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान में, निष्पक्ष न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान में, उसका ये उल्लंघन करता है और हम इसे नहीं मानेंगे, यह असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस तरीके की स्थितियां आप देख सकते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समय समय पर देखी गई हैं, और इसी का एक नतीजा कॉलेजियम व्यवस्था के तौर पर, निर्वाचक मंडल के तौर पर सामने आती हुई दिखती है। अब हम आगे बात करते हैं कि जजों की नियुक्ति से जुड़ी हुई क्या कुछ चुनौतियां हैं। ठीक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के जो जज नियुक्त होते हैं उनके आधार पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। भारत में जो केसेस जिस तादाद में बढ़ रहे हैं वो डिपेंड करता है, यहाँ की न्याय व्यवस्था डिपेंड करती है। तो इनकी नियुक्ति में क्या कुछ चैलेंजेस सामने आते हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि कॉलेजियम व्यवस्था की लंबी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज की नियुक्ति की जाती है और देन फिर उनको शपथ ग्रहण करवाया जाता है। ओके, तो यह एक लंबी प्रक्रिया होने के चलते यह उबाऊ हो जाती है और कई बार समय पर, सही समय पर जज की नियुक्ति नहीं हो पाने से उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। दूसरा है कि जजों द्वारा जजों के लिए सिफारिश की बात की जाती है कॉलेजियम व्यवस्था में। जाहिर सी बात है कि कॉलेजियम व्यवस्था में कौन है, जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम न्यायाधीश तो हैं, और कौन है, और तो कोई है नहीं, कार्यपालिका का तो कोई सदस्य इसमें है नहीं। तो इसकी आलोचना इस तरीके से की जाती है कि जज ही जज की नियुक्ति कर रहे हैं, तो यह पारदर्शिता को कहीं ऐसा न हो कि इस पारदर्शिता को दरकिनार कर दिया जा रहा हो। तो एक आलोचना इस मायने में की जाती है। दूसरी बात यह है चुनौती के रूप में कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है ना। जिस दर से, जिस तेज़ी से जजों की नियुक्ति की जानी चाहिए वह नियुक्ति उस हिसाब से नहीं हो पाती है और रिक्तता बनी रहती है। अभी की मैं स्थिति बताऊं तो अभी भी जो वर्तमान में 9 जजों की नियुक्ति की गई है सुप्रीम कोर्ट में, अभी कुल मिलाकर के 33 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। ओके, 2019 में जो संसद है, भारतीय संसद है, इसने 34 जजों की बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट में कुल मिलाकर के 34 जज होंगे, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे और बाकी 33 न्यायाधीश होंगे, है ना। 1+33 ये बात कही गई 2019 में। चूंकि भारतीय संसद ही यह संख्या बढ़ाती है कि कब कितनी संख्या होनी चाहिए। 2019 में जो अंतिम बार जजों की संख्या में वृद्धि की गई थी वह की गई थी 34। वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में 33 जज हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अभी भी एक वैकेंसी खाली है। कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में जजों के स्तर पर एक वैकेंसी अभी भी खाली है। और माना जा रहा है, माना क्या जा रहा है बल्कि कहा जा रहा है कि अगले वर्ष 8 और जज रिटायर होंगे, तो ऐसे में फिर से वैकेंसी और अधिक बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से रिक्तता बनी रहती है और रिक्तता बनी रहने से जो मामले हैं, जो केसेज हैं, उनका अंबार लगता चला जाता है। तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। दूसरा हम आगे देखें तो सुप्रीम कोर्ट में लैंगिक असमानता को लेकर के भी एक विषय उभरता रहता है कि यहाँ पर जजों में लैंगिक असमानता भी देखी जाती है, जेंडर इनइक्वलिटी भी देखी जाती है। जिस दर से पुरुष जज होते हैं उस दर से बहुत ही कम स्थिति में महिला जज हैं। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो 33 जज हैं इनमें से केवल 4 महिला जज हैं। ठीक है, केवल 4 महिला जज हैं। अब आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के लेवल पर महिलाओं की कितनी स्थिति है, कैसी स्थिति है, महिला जज की संख्या कितनी है। तो यह जो मसला है इसे भी एक चुनौती के रूप में देखा जाता है, क्योंकि महिला जज की संख्या बढ़ाना भी किसके ऊपर डिपेंड करता है,
कॉलेजियम के ऊपर ही डिपेंड करता है। कॉलेजियम ही अपने स्तर पर निर्णय देगी कि हाँ, सिफारिश करेगी कि हाँ इनको नियुक्त किया जाना चाहिए या नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये कुछ चुनौतियाँ सामने आती हैं। इस चुनौतियों के मद्देनज़र हमें अब अंतिम में देखना होगा कि आखिर क्या कुछ समाधान होना चाहिए। समाधान की बात करें तो फिर बात वहीं आकर टिकती है कि कॉलेजियम व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कॉलेजियम व्यवस्था जितनी तेज़ी से काम करेगी, उतनी ही तेज़ी से जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति है, उन जो रिक्तता है, उसको फुलफिल किया जा सकता है। दूसरा समाधान क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो खींचतान है वह कम हो, वह न्यूनतम हो, है ना। वह एक हेल्दी कंपटीशन हो, न कि एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला कंपटीशन हो। यानी कि कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। जहां एक तरफ भारत की संसद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या निर्धारित करती है, वहीं न्यायपालिका में जो सर्वोच्च न्यायालय है यह सबसे ऊपर माना जाता है न्यायिक पद सोपान के मामले में। तो ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में आपसी साझेदारी के साथ कार्य आगे बढ़े, और यदि प्रतिस्पर्धा भी हो तो वह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। ओके, अब हम इस पूरे डिस्कशन के आधार पर जो सवाल बन सकता है उस सवाल को देख लेते हैं। सवाल आपके सामने में है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को विस्तार से समझाइए, साथ ही इस विषय पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराहट के विकल्प सुझाइए। तो आपको बहुत ही आसानी से उत्तर देना है। पहले खंड में आपसे पूछा जा रहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों के विस्तार से समझाना है ना। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारतीय संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद में क्या कुछ बातें कही गई हैं, कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर के न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो टकराहट शुरू हुई है, 3 जजेस केस के बारे में आपको बताना होगा कि तीनों जजेस केस में 1981, 1993 और 1998 इन तीनों मामलों में क्या कुछ बातें कही गई थी, वर्तमान की क्या स्थिति है, इस पर आपको एक छोटी सी टिप्पणी लिखनी होगी। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।